गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग जो अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 है जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा उसे शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कलेक्शन ऑफ डाटा, कैसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसका सेंसर और सैम्पल मेथड के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग के पास बात आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। यहाँ से इस चैप्टर से आपका थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट भी शुरू हो जाएगा। अभी तक जो आपने पढ़ा था वो थ्योरी पार्ट था। अब यहाँ से 4th चैप्टर से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा से थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट भी शुरू होगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा? डाटा कलेक्ट करने के बाद आपके पास रॉ फॉर्म में आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अलग अलग जगह से अलग अलग इन्फॉर्मेंट से डाटा कलेक्ट कर लिया। लेकिन अब बात आती है कि अब डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए। अब डाटा तो बहुत सारा पड़ा हुआ है आपके पास, आपको उसको सॉल्व करने का, उसको एनालाइज करने का मन ही नहीं होगा जब तक उसे आप ऑर्गेनाइज़ नहीं करोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ज़रूरी है कि डाटा को एनालाइज करने के लिए। एनालाइज तभी हो सकता है डाटा जब वो अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से आपने उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया हो, आपके पास सब कुछ अलग अलग डिविजन्स में आपके पास डाटा हो, तभी आप उसको सही से एनालाइज कर सकते हो। तो क्या मतलब हुआ? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच अ फॉर्म दैट comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible। डाटा जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, फिगर्स के फॉर्म में जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको अब उसको इस तरीके से अरेंजमेंट करना है, उसका अरेंज करेंगे ताकि उसको हम सही से कंपेयर कर सकें आपस में, और आगे जो फर्दर एनालाइज करना है उसको भी हम कर सकें। ये नहीं है कि हमने आज डाटा कलेक्ट किया और उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे अगर हम सही से, तो हम डाटा को सही से कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं आपस में और उसके एनालिसिस भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा करने के बाद डाटा को ऑर्गेनाइज करना उसका सबसे बड़ा मेथड है। ठीक है, डाटा को बिना ऑर्गेनाइज किए उसका कंपैरिजन, उसके एनालिसिस, उसका किसी कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो फिर अब समझ गए डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है, मान लिया। डाटा ऑर्गेनाइज कैसे होगा, ठीक है, वो बात करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इनटू डिफरेंट क्लासेस। जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स। उनके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर हमने डाटा कलेक्ट किया है किसी क्लास से, उसके हाइट, बच्चों की हाइट, बच्चे के वेट, उसकी एज, तो अब वो तो सब रॉ डाटा में इकट्ठा है। अब हम अलग अलग डिविजन्स करेंगे, वेट का डाटा अलग इकट्ठा करेंगे, हाइट का डेटा अलग नोट करेंगे, उसकी एज अलग नोट करेंगे, कितने क्लास में गर्ल्स हैं वो अलग नोट करेंगे, कितने बॉयज़ हैं वो अलग नोट करेंगे। ठीक है, और उस प्रोसेस को जो हम अलग अलग कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा को क्लासीफाई करना कहता है कि हमने अलग अलग जो भी डाटा कलेक्ट किया है, एज के अकॉर्डिंग, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, इन सब के अकॉर्डिंग जो डाटा कलेक्ट किया, अब हमारे पास पूरा डाटा पड़ा हुआ है, उसको अलग अलग फिगर्स में, अलग अलग क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब बात करते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता क्या है? ठीक है, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स ऑफ क्लास अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बल्स मतलब उसकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डाटा को अलग अलग जगह में, ग्रुप्स में अरेंज करना, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। एंड गिवन एक्सप्रेशन टू द यूटिलिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट में एग्जिस्ट अमंगस्ट अ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। डाटा को उसके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग क्लासेस मतलब 0 to 10। अब मान लीजिए हमने डाटा कलेक्ट किया है कि क्लास में कितने बच्चों की वेट क्या है। ठीक है, अब बच्चों की वेट अब हम लोग नोट कर सकते हैं आराम से। कैसे नोट करेंगे? आप डाटा को अगर क्लासीफाई करेंगे तो ऐसे तो करेंगे कि 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक। अब कितने बच्चे हैं जिनका वेट 0 से 10 के बीच में है? एक भी बच्चा नहीं। मान लीजिए 10 से 20 के बच्चे कितने हैं? 5 हैं, नोट कर लिया। 20 से 30 किलोग्राम के बच्चे कितने हैं? वेट कितना है बच्चों का? मान लीजिए 10 बच्चों का वेट है 20 से 30 के बीच में। 30 से 40 के बीच में बच्चों का वेट कितना है? मान लीजिए 11 बच्चों का वेट है। तो ये डाटा आपने अलग अलग क्लासेज, इन 10 से 20
20 से 30, 30 से 40, इनको क्लासेस कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में इन्हें क्लासेस कहा जाता है। क्लासेस के अकॉर्डिंग डाटा को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। 10 से 20, 0 से 10 किलोग्राम के बच्चे कितने हैं, एक भी नहीं है। 10 से 20 कितने हैं, 5 हैं। 20 से 30 कितने हैं, 10 हैं। तो ऐसे अलग अलग उसमें क्लासीफाई कर लिया। अब हम डाटा को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? एक तो सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब उसे सिंप्लीफाई कर लिया आपने अलग अलग तरीके से। वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग निकाल लिया। ऐसे ही हम एज के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे कि 10 से 20 साल के बच्चे कितने हैं, 20 से 30 साल के बच्चे कितने हैं। तो अलग अलग डाटा को अलग अलग सिंप्लीफाई करना, ब्रीफ कर लिया, छोटे पार्ट्स में बांट लिया डाटा को। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है क्लासिफिकेशन का। यूटिलिटी मतलब होता है पूरी सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी। अब मान लीजिए रॉ डेटा आपके पास है, 200 बच्चों का आपने डाटा इकट्ठा किया, 200 फॉर्म पड़े हैं आपके पास। अब उस डाटा, इतना सारा डाटा आपको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता है जब तक उसको आप ब्रीफ करके एक पन्ने में या एक जगह पे सही से इकट्ठा नहीं कर लेंगे। उसकी फुल यूटिलिटी आपको उस डाटा की तभी मिलेगी जब उसको आप श्रिंक करके थोड़ा ब्रीफ कर लेंगे और उसको फिर एनालाइज करेंगे, तब यूटिलिटी मिल सकती है। डिस्क्रिप्टिवनेस होता है कि अलग अलग डाटा को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। कंपेरेबिलिटी कैसी होती है? आप डाटा को जब आप सही से अलग अलग उसमें डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग करके कर लेंगे, तब उसको आप आसानी से कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पूरा का पूरा रॉ डेटा आपको दे दिया जाए कि आपने डाटा कलेक्ट किया, अब उसको आपको डाटा को जो है वो एनालाइज करना है, आप नहीं कर सकते हैं। आप डाटा कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, इतना सारा डाटा पड़ा होगा। जब तक उसे आप अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब नहीं करेंगे, तब तक उसे कंपेयर करना भी नहीं है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन का क्या होता है? क्लासिफिकेशन करने से आप डाटा को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अलग। साइंटिफिक अरेंजमेंट, डाटा जो आपने कलेक्ट किया है उसको साइंटिफिक तरीके से अरेंज किया जाए, ठीक है, उसे कहते हैं साइंटिफिक अरेंजमेंट। तो ये आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं: सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस, यूटिलिटी। आपकी एक बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं तो अभी थोड़ा बताना भूल गया, फिर से देखिए ज़रा। आपकी बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, NCERT बुक में देखिएगा, सबके पास NCERT बुक होगी, पढ़िएगा कि मान लीजिए आपके शहर में गली में आता है कबाड़ी वाला, ठीक है। वो आपसे आप उसको न्यूज़पेपर बेच देते हो, ब्रोकन ग्लास बेचते हो, ग्लास बॉटल्स बेचते हो, प्लास्टिक की चीज़ें बेचते हो, ठीक है। आपने सब उनको बेच दिया, तो वो जो भी उसने आपसे ख़रीदा है वो भी तो आगे किसी को बेचेगा। उसने उस आदमी को बेच दिया जो उसको रिसाइकिल करेगा, ठीक है। बट विथ सो मच जंक इन हिज शॉप इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू। अब आपने जब उसने कबाड़ी वाले ने आगे दूसरी दुकान पे अपना सामान बेच दिया, अब उस दुकान पे उसके पास बहुत सारी चीज़ें हो गई, प्लास्टिक की बॉटल्स भी हैं, शीशे की बॉटल्स भी हैं, न्यूज़पेपर्स भी हैं, रद्दी भी है, सब कुछ है। अब अगर वो सारी चीज़ें एक ही जगह रख लेगा तो उसको बेचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वो उसको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देता है। कैसे? न्यूज़पेपर को, ओल्ड न्यूज़पेपर को अलग बांध देगा, तो क्या कहता है, वेरियस जंक्स ही पुट्स ओल्ड न्यूज़पेपर टुगेदर एंड टाइज देम विद अ रोप। उसने क्या किया, न्यूज़पेपर जो ख़रीदे वो अलग जगह बांध के रख दिए, जो उसने ग्लास बॉटल्स उसने इकट्ठी करनी थी उनको अलग किसी थैले में या किसी चीज़ में रख लिया। उसके बाद क्या किया, उसके पास जो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम वाली चीज़ें थी, बांस वाली चीज़ें थी, उसने एक अलग जगह पे इकट्ठा कर दिया। तो जब उसने सारी चीज़ें, जो भी उसके पास आइटम्स उसने ख़रीदे थे, उसने सब, अब या तो वो क्या करता, या तो सबको अलग अलग एक ही साथ पड़ा जाने देता, तो उसे बेचने में बहुत दिक्कत होती। उसने क्या किया, उसने सब चीज़ों को अलग अलग सिस्टमेटिक तरीके से रख लिया। न्यूज़पेपर अलग करके बांध के रख दिए, प्लास्टिक की चीज़ें अलग रख दी, एल्यूमिनियम, कॉपर की चीज़ें अलग जगह रख दी। अब उसको वो जब बेचने जाएगा तो आसानी से बेच सकता है। उसने जो अपना डाटा, उसने जो अपना सामान जो ख़रीदा था उसे अलग तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया एक तरीके से। अब ऑर्गेनाइज़ करके उसे जब बेचेगा तो उसकी कीमत भी अच्छी मिल जाएगी और वो आसानी से बेच भी पाएगा। तो ये आपका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। आप इसको पढ़ेंगे तो अपने बुक में आप खुद पढ़िएगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी क्यों होता है, ठीक है। तो ये NCERT बुक में आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है एक। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव्स हो गए हम लोग के, क्या हो गए, सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस, यूटिलिटी, डिस्क्रिप्टिवनेस,
कंपेटिबिलिटी और साइंटिफिक अरेंजमेंट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है जोग्राफिकल या स्पेटियल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंस, जो भी ये जोग्राफिकल जो क्लासिफिकेशन होता है ये होता है एरिया के हिसाब से, ठीक है। कैसे होगा, मान लीजिए हमने बात करी कि पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में वीट का प्रोडक्शन टन के हिसाब से कितना होता है। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं एरिया के हिसाब से। देखिए जैसे यूपी में 1 लाख टन होता है वीट, दिल्ली में 50,000 टन वीट होता है, पंजाब में 2 लाख टन वीट होता है। तो हमने यहाँ पे डाटा को किस हिसाब से डिवाइड किया है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, एरिया के हिसाब से। यूपी, दिल्ली, पंजाब, अलग अलग एरिया के हिसाब से, अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से। तो जोग्राफिकल एरिया, जोग्राफिकल लोकेलिटी के हिसाब से हम लोगों ने डाटा को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया। तो ठीक है, जब हम लोग इस तरीके से डिवाइड करेंगे डाटा को अपने को, तो हम कहेंगे कि हमने जोग्राफिकल या स्पेटियल क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। अलग अलग एरिया के हिसाब से डाटा को डिवाइड कर दिया अलग अलग तरीके। अब यही डाटा एक साथ इकट्ठा होता तो हम लोग इसका एनालाइज नहीं कर पाते। जब तक हम इसे अलग अलग एरिया के हिसाब से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हम इसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से जो आप डिवाइड करोगे जब अपने डेटा को, तो उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इट इज़ नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टाइम मतलब 2017 में किसी एक कोई आपने डाटा इकट्ठा किया, अपने पूरे देश में इकट्ठा आपने डाटा कलेक्ट किया कि 2017, 2018, 2019, 2020, 2015, 2016 अलग अलग ईयर्स में एक फर्म का डाटा इकट्ठा किया कि उस फर्म में कितनी सेल हो रही है। तो 2017 में सेल हो रही है 90 लाख, 2018 में सेल हो रही है 80 लाख, 2019 में सेल हो रही है 70 लाख। तो उसके हिसाब से जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे, देखिए बुक में भी आपका लिखा हुआ है, जब डाटा आप टाइम के अकॉर्डिंग कलेक्ट करने लगेंगे तब उसको कहेंगे क्रोनोलॉजिकल डाटा कलेक्शन, ठीक है। किसी फर्म की 2011 से 2013 के बीच में कितनी सेल हुई, तो 2011 में 80 लाख हुई, 2012 में 90 लाख हुई, 2013 में 95 लाख हुई। तो जब इस हिसाब से करेंगे तो आप क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फिर आप बात आती है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन इज़ अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज़ ऑफ डाटा की क्वालिटी के अकॉर्डिंग। जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बहुत कम पढ़ा जाएगा आपके क्लास में, और ये इसी चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या क्वालिटेटिव डाटा का कहीं नाम भी नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस क्लासिफिकेशन इज़ अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज़ ऑफ डाटा। डाटा की क्वालिटी के अकॉर्डिंग जब हम क्लासीफाई करते हैं तब उसे कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें नंबर्स की बात कभी नहीं होगी, इसमें क्वालिटी की बात करेंगे कि कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, किस हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। जब यहाँ फिगर्स की बात कभी नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर्स में बात नहीं होगी। यहाँ क्वालिटी की बात होगी, तब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होती है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन 2 टाइप की होती है। सिंपल क्लासिफिकेशन सबसे पहले होती है सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू डिक्टोमई। इसका मतलब होता है दोनों तरफ से, सही भी और गलत भी। जब यहाँ 2 तरीके से बात होगी, 2 ही तरीके से बात होगी, तब होगी सिंपल क्लासिफिकेशन। जैसे एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, मेल, फीमेल, हेल्थ के बारे में जब बात होगी, और गर्ल्स, बॉयज़, जब इन सब के बारे में बात होगी तब सिंपल क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ क्वालिटी। जहाँ पे एग्जिस्टेंस और क्वालिटी, एब्सेंस ऑफ क्वालिटी की बात हो रही है, वहाँ पे हम सिंपल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बुक में भी आपका लिखा हुआ है सिंपल क्लासिफिकेशन। इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिक्टोमई। दिस इज़ बिकॉज डाटा आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ क्वालिटी। मेल फीमेल के बारे में, हेल्दी अनहेल्दी के बारे में, एजुकेटेड अनएजुकेटेड के बारे में, ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये आपके सिंपल क्लासिफिकेशन के एग्जांपल। जब 2 ही तरीके से बात होगी, ठीक है, 2 ही तरीके में आप क्लासीफाई कर सकते हो, तब सिंपल क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है। और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है आपका मेन फोल्ड क्लासिफिकेशन।
मेन फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ डाटा इन्वॉल्व मोर देन वन करेक्टरिस्टिक्स। जब वन करेक्टरिस्टिक से ज़्यादा की बात होगी तब आप कहेंगे कि हम मेन फोल्ड क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर मे बी मोर देन 2 क्लासेस, इट इज़ कॉल्ड मेन फोल्ड क्लास। जब दो या दो से ज़्यादा क्लासीफाई करेंगे हम डाटा को अपने, तब मेन फोल्ड क्लासिफिकेशन की बात होगी। जैसे गर्ल्स और बॉयज़ का मैंने एग्जांपल पहले लिया था, सिंपल क्लास, वैसे वही लेते हैं। मान लीजिए आपके पास टोटल आया हुआ है, उसमें बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, आपने क्लासीफाई कर लिया, 2 में डिवाइड कर लिया, 2 क्लास बन गए आपके। अब 2 से ज़्यादा कैसे करोगे? अब फर्दर डिवाइड कर लिया आपने बॉयज़ को कि बॉयज़ की कितना हाइट है, कितना वेट है, उनका IQ लेवल क्या है। अब आपने सब डिवाइडेड कर लिया उनको अलग अलग, उसमें अलग अलग और फोल्ड निकाल दिए उनके, ठीक है। मेन फोल्ड मतलब अलग अलग और फोल्ड निकाल दिए उनको, और फिर फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो आप वेट को कि अंडर वेट कितने हैं, ओवर वेट कितने हैं, IQ लेवल कितना है, IQ लेवल में कितने ऑर्डिनरी हैं, कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी IQ लेवल है, ठीक है। तब इनको फर्दर डिवाइड करने लगोगे तब आपकी बात। ऐसे गर्ल्स को भी कर सकते हैं। तो जब दो ही में ही डिवाइड हो सकता है, जैसे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, मेल या फीमेल, तब बात करें तब जब दो में ही डिवाइड हो सकता है, क्लासीफाई हो सकते हैं आपका डेटा। जब आपका डेटा दो में ही क्लासीफाई हो सकता है तब सिंपल क्लासिफिकेशन, और जब उसको आगे फर्दर भी आप डिवाइड कर सकते हो तब मेन फोल्ड क्लासिफिकेशन की आप बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ आपके पास आता है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, जो आपकी पूरी बुक में पढ़ाया जाएगा। क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल, जब आप न्यूमेरिकली डाटा को कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद देखो डाटा आर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस और ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज़। जब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप डाटा को अलग अलग ग्रुप्स में और क्लासेस में डिवाइड कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, क्लासीफाई कर देते हो, तब उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। कैसे? मान लीजिए पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था वेट वाला, वही लेते हैं। मान लीजिए 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, वेट कितना है, 10 से 20 किलो का वेट कितने बच्चों का है, 20 से 30 किलो का वेट कितने बच्चों का है, 30 से 40 किलो का वेट कितने बच्चों का है। तो जब ऐसे हम अलग अलग उसमें डिवाइड करेंगे तब होगा। मान लीजिए हमने कर लिया 0 से 10 किलो का वेट एक बच्चे का है, 10 से 20 का 5 बच्चों का है, 20 से 30 8 बच्चों का। जब हमने डाटा मान लीजिए क्लास में गए, हमने सब बच्चों से उनका वेट पूछ लिया, ठीक है। अब हम उनको उनके क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। क्लास ये होता है, इकोनॉमिक्स में से क्लास कहते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये होता है क्लास। और ये x जो है इसको आपके इकोनॉमिक्स में कहा जाएगा वेरिएबल, जो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। x होता है वेरिएबल, x वेरिएबल है, और वेरिएबल हमें चेंज होता रहता है। ये तो आपके कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है। 5 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, इनको आप कहीं भी यूज़ करोगे तो 2, 3 और 4 ही यूज़ होगा। ये नंबर्स हमेशा कांस्टेंट हैं, कभी भी चेंज नहीं होंगे। और मान लो x, कभी x की वैल्यू 2 आ रही है, कभी x की वैल्यू 3 भी आ रही है, कभी x की वैल्यू 5 आ रही है, कभी x की वैल्यू 10 आ रही है। तो हमें x जो है जो चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है उसे, तो ये होता है वेरिएबल। x वेरिएबल होता है। ये हम पूरा अगले टॉपिक में, अभी अगली वीडियो जो बनाएंगे कल की, उसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल समझाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल आप क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। जब डाटा को न्यूमेरिकली हम क्लासीफाई कर देते हैं, जब देखिए न्यूमेरिकली क्लासीफाई हुआ ही नहीं हुआ है, 1, 5, 8, 10, 25, 3, 2, ये जो डाटा हमने किया है, जो न्यूमेरिकली क्लासीफाई किया है, अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासीफाई कर दिया, तो उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो और आपकी बुक में भी देख लीजिए, इसी टाइप से दिया हुआ है। ये आपका है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, पूरे एग्जाम्पल के साथ। मैंने जैसे बताया पंजाब, हरियाणा, यूपी, इसको चार्ट के माध्यम से, जब बाय चार्ट मैं समझाऊँगा तब बताऊँगा इसको सही से। और फिर आता है आपका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो सिंपल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है मेन फोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब मेन फोल्ड का इसमें भी देखिए एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया हुआ है। कैसे? मेन फोल्ड आपने डाटा इकट्ठा किया, उसमें देखा कितने स्किल्ड हैं, कितने अनस्किल्ड लोग हैं,
ठीक है। स्किल्ड को फर्दर डिवाइड कर लिया, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, उसको भी अलग अलग डिवाइड कर लिया। कितने गांव से आते हैं, कितने शहर से आते हैं, कितने गांव से आते हैं, कितने गांव से आते हैं, कितने शहर से आते हैं। ऐसे ही अनस्किल्ड वालों को कैसे लिटरेट हैं, अनलिटरेट हैं, कितने गांव से, ऐसे जब आप उनको फर्दर डिवाइड करते रहोगे नीचे, तो वो क्लासिफिकेशन कहा जाता है मेनफोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए क्या कहा गया है, एनुअल प्रॉफिट ऑफ स्मॉल स्केल फर्म इन द स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। जस्ट फॉर द, ये आपका फर्म का, स्टेट का स्मॉल स्केल फर्म है यूपी में, उसका कितना जो है नंबर ऑफ फर्म्स हैं, ठीक है, और उनके एनुअल प्रॉफिट के बारे में बात की जा रही है। मान लीजिए यूपी में 0 से 1 लाख का एनुअल प्रॉफिट है 3 फर्म्स का, 5 फर्म्स का। देखिए 1 लाख से 2 लाख का प्रॉफिट है एनुअली प्रॉफिट पूरे साल का। 1 से 2 लाख के बीच में जो प्रॉफिट कमाती हैं वो कितनी फर्म्स हैं, 150 फर्म्स हैं। 2 लाख से 3 लाख के बीच में जो एनुअली प्रॉफिट कमाती हैं उनकी वो कितनी फर्म्स हैं, 1500 फर्म्स हैं। अब ये डाटा आपने पहले कलेक्ट किया होगा, आपके पास रॉ डाटा आया होगा, उसको आपने न्यूमेरिकली ही उसके एनुअल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्लास डिवाइड कर लिया, और कितनी फर्म्स हैं उनके न्यूमेरिकली आपने यहाँ डिवाइड कर दिया, तो होता है न्यूमेरिकली आपने कितने, ये डाटा जो है वो न्यूमेरिकली कहा जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल तरीके से आपने नंबर्स के फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया, तो उसको अलग अलग एनुअल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उनको डिस्क्राइब कर दिया। अब आप इसको आसानी से, अब आपसे कोई पूछे कि बताइए, अगर पहले आपसे कोई पूछता, जाके पास रॉ डेटा था, तो आपसे कोई पूछता कि बताओ 4 लाख से और 5 लाख के बीच में एनुअल प्रॉफिट करने वाली कितनी कंपनियां हैं, कितनी फर्म्स हैं यूपी में, आप पहले ढूंढते, रॉ डेटा को इकट्ठा कर देखते कि कितनी फर्म्स हैं, अब गिनती करते। यहाँ पे आप पहले से ही करे बैठे हैं, आपने तुरंत, किसी ने पूछा 4 लाख से 5 लाख के बीच में कितनी फर्म्स हैं, आपने कहा 400, तुरंत बताएंगे आप, डाटा कलेक्ट आपके पास होगा तो। 3 लाख से 4 लाख के बीच में कितनी फर्म्स हैं, 800, तुरंत आपके पास आंसर आएगा, ठीक उसका जो। तो ये होता है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो ये इतना आपके पास टॉपिक था। कल हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, जो मैंने आपको एक्स की बात बताई है, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम कल बात करेंगे, कितने टाइप का होता है उन सब के बारे में। तो थैंक यू क्लास। बाकी मैंने जो आपको बताया है आप उसको सही से पढ़ते रहिए, और उसका नोट्स अपनी कॉपी में बनाते रहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। मेथड होता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होता है वो मैंने बताया आपको। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के, इनको आप डिस्क्राइब भी करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है, जो आपके बुक में लिखा हुआ है सब बिल्कुल। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है, जो एरिया के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसका टाइम के हिसाब से, क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन क्वालिटी के हिसाब से, सिंपल क्लासिफिकेशन, मेनफोल्ड क्लासिफिकेशन, जब अलग अलग उसके और सब डिवाइड करते रहोगे तो मेनफोल्ड क्लासिफिकेशन हो जाता है, और फिर क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और बाकी का जो टॉपिक है वो हम लोग कल पूरा करेंगे। थैंक यू क्लास।